जो मिडिल ईस्ट की संकट है वो अब मिडिल ईस्ट की संकट बन के नहीं रहा। बिना बात के इराक पर आक्रमण करना गलत था, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका में बैठे हुए लोग कह रहे हैं। अमेरिका के इंटेलेक्चुअल पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स सब कह रहे हैं कि जो जंग अभी हुआ वो जंग अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। जो हमारे पेट्रोल की रेट अभी 94 रुपीज़ से 102 हो गया, परंतु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो कॉस्ट डबल हो गया है। देखो, कहीं पे भी मिडिल क्लास रहता है, कितना भी कमाता है, मिडिल क्लास रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर बहुत परेशान होता है। समझते हैं रिटेल इन्फ्लेशन क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन मतलब आप नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे जिन चीज़ों की यूज करते हैं उनकी रेट बढ़ने को रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। इकोनॉमिक टर्म है थोड़ी सी। तो रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ने के वजह से भारत में भी दिक्कत हो रही है, अमेरिका में कहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भारत की इतिहास में रिटेल इन्फ्लेशन हमारे बहुत ज़्यादा एक समय पे बढ़ गया था जब इंदिरा जी सरकार में थी, जब हम पाकिस्तान से जंग लड़ रहे थे, रिटेल इन्फ्लेशन बहुत हो गया था। उसके बाद मुझे लगता है 3.9% अराउंड 4% 1% की रिटेल इन्फ्लेशन आज के समय में इंडिया में लोगों को त्रस्त कर दिया। वहीं 200% रिटेल इन्फ्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों को दिक्कत में डालेगा ही डालेगा। तो ये जो जंग उन्होंने ईरान के खिलाफ शुरू किया है, उस ईरान के खिलाफ जो जंग है वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुक रहा है, लोगों को अफेक्ट कर रहा है और बैडली अफेक्ट कर रहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया में नहीं, सब कॉन्टिनेंट में नहीं, अफ्रीका से लेके अमेरिका तक सभी लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसकी सल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, उसके ऊपर वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि ये जंग जो है बहुत जल्दी हम समाप्त कर देंगे और मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके बहुत जल्दी एक चुक्ति स्वाक्षर करूंगा, मैं एक एग्रीमेंट साइन करूंगा। उस एग्रीमेंट से क्या होगा, थोड़े दिन के अंदर ये जो आवागमन ओके हो जाएगा। परंतु ये बात आप भूलिए मत, ये आवागमन की जो ओके बार बार बोला जा रहा है, ये बड़ी स्थिति खराब सिचुएशन पे है। आज भी उन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट हो जाएगी, इसकी संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिखता है। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई सलूशन इस समय नहीं दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कहने दीजिए, वो इस तरीके की एक प्रेसिडेंट है, मुझे लगता है रिचर्ड निक्सन के बाद एक इस तरीके की प्रेसिडेंट है जो बातचीत बकवास करने में विश्वास करता है। इंडिया के अंदर भी इस तरीके के प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी कुछ लोगों की लांछन है कि ये भी इस तरीके की लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और बड़े बड़े बात कहलवाते हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी की ट्विटर हैंडल से लोगों को गालियां नहीं जाती। वो ट्विटर हैंडल मोर ऑफ ए कॉर्डियल और इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए यूज नहीं करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने अभी उनको बधाई भी दी। उस वजह से भारत की स्थिति वो बीच वाला लड़के का हो जाता है, जिनकी 3 भाई है, बीच वाले लड़के के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। बड़ा भाई सक्सेस हुआ तब भी प्रेशर होता है, बड़ा भाई फेल हुआ तब भी प्रेशर होता है, क्योंकि फिर उससे एक्सपेक्टेशन बहुत सारे करने लगते हैं। तो अभी इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है, द डिप्लोमेटिक चैनल्स व्हाट दे विल डू, क्या करेंगे वो सिंपली समझने की प्रयास करेंगे। एक तरफ अमेरिका है, हम रशिया से सस्ता ऑयल खरीदते हैं तो अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर करता है कि आप क्यों खरीदते हैं। वहीं हम एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रशिया के साथ रखे हैं, उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तो ये जो एक मानसिक समस्या भारत की डिप्लोमेसी फेस कर रही है, भारत की पॉलिटिकल क्लास फेस कर रही है, ये कहने में मुझे कोई दुख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की आइडियोलॉजी से आता है, वो लोग इस समय रशिया के साथ दोस्ती करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनकी जो समर्थक है वो बार बार कह रहे हैं हमें अमेरिका से क्या दोस्ती करना है, हम रशिया से दोस्ती करते हैं। परंतु मैं जानना चाहता हूँ
जब इनको मौका मिलेगा, आप न्यूयॉर्क जा सकते हो, न्यू जर्सी जा सकते हो, न्यू मैक्सिको जा सकते हो, वाशिंगटन जा सकते हो और मॉस्को जा सकते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ 99.99% लोग कहेंगे हमें अमेरिका जाना है। अमेरिका इज ए ड्रीम, द बिग अमेरिकन ड्रीम हैज टू बी फुलफिल्ड बाय लॉट। आज भी चाणक्यपुरी की आप एम्बेसी में चले जाइए, वीजा सेंटर में चले जाइए, लंबी लाइनें लगती है। क्यों लगती है? एक्सपेक्टेशन है कि हम अमेरिका जाना चाहते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना द अमेरिकन ड्रीम विल फिजल आउट इज ए क्रिमिनल थिंकिंग, मुझे लगता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को बिन छोड़े जिस तरीके की हेजेमोनिक पावर उनके पास है, इंटरटेनमेंट क्षेत्र में देखिए, हॉलीवुड के क्षेत्र में, मतलब फिल्म के क्षेत्र में देखिए, सिनेमा के क्षेत्र में देखिए, रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में देखिए, उन लोगों की कंपनी मतलब बकायदा बहुत हाई नंबर ऑफ कंपनीज उनकी है। चाइना भी उनसे कम्पीट कर रही है, बट चाइना से दोस्ती करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द ग्रेट बिट्रेयल ऑफ 1962 में जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बिट्रेयल किया था, उसके बाद भारत की डिप्लोमेसी, भारतीय पॉलिटिकल क्लास को चाइना को सपोर्ट करना या चाइना के साथ खड़े होना एक अपने आप में शिकस्त वाली बात हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, उनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन आज के समय में तैयार हुआ है कि आगे करना क्या है और करना कैसे है। तो मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं, परंतु उनकी जो क्रेडेंशियल आज ए नेशनल लीडर, ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट टू बिकम द न्यू नेहरू। एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी नई तरीके से क्रिएट करने की कोशिश, एक मैच्योर डेमोक्रेसी होने के नाते अपनी बातों को सही से कहने की जो शक्ति, दैट इज नॉट हैपनिंग। ये नहीं हो पाया है और नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री शायद अपने पॉलिटिकल जीवन की सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। ये बात मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग वक्त है। जो नहीं मानता है वो अपनी रिस्क पे ना माने। ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री की आसन भी यहाँ पे चैलेंज हो रही है, और द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन मेकिंग द प्राइम मिनिस्टर ए न्यू नेहरू was not challenged about the praise. Nehru was not challenged about what people are saying about him. He was running a majority government all through from 1947, 1952, 1957 and 1962. When he died in 1964, he remained a 16 or 17-year-old prime ministership. You cannot expect the 14 year of prime ministership to be clean, clear and okay. It is not possible for anybody in this whole world to govern for 17 years and didn't do a mistake. But प्रधानमंत्री नेहरू को कभी इस चीज की फर्क ही नहीं पड़ता था। He was a democrat, he was a free speech seeker, परंतु उनके समय में किताबों पर बैन लगी है, मैं ये नहीं मना करता। शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नेहरू बनते बनते आज एक इस तरीके की सिचुएशन में, दिस इज अ स्टिंगिंग अटैक ऑन द प्राइम मिनिस्टर, बट द प्राइम मिनिस्टर मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज अ सर्कल. You will meet your own people at your own peril. India, as a republic, as a fraternity, as a secular country, has the challenge of remain a economically afloat country at this point in 2026, which is not possible until the Prime Minister decide to make it happen. The Prime Minister, Mr. Modi, is not a paradoxical Prime Minister as the Shashi Tharoor say, but the Prime Minister is not as good as his followers keep telling us. The economic development, the expected amount of economic development has not happened. And if you don't want to accept it, it is your own risk. I am telling you, it has not happened. And regulatory authorities has been cracking on banking sectors, but the banking sector is not able to give you the result you expected from the banking sectors. So economic darkness has been crumbling off in India.
irrespective of Mr. Modi or Nirmala Sitharaman or Piyush Goyal, whoever at the helm. People are saying sack Nirmala Sitharaman. But I think the economic policies has been made by the Prime Minister's office very clearly. The Prime Minister's stamp is all over it. It's not Pranab Mukherjee's finance ministry where Pranab Da takes his own decision, or it's not a P. Chidambaram finance ministry when P. Chidambaram takes all his decisions. The decisions are here are mostly taken at the least a cordial relationship between Prime Minister's office and finance ministry. That is not the case. You can't just blame Nirmala Sitharaman. You cannot just blame education minister for everything, because when it is a very centralized system of politicking, the problem is when you get all the accolades, all the folklores, all the flowers, at the same time you are going to face a lot of stone picking at you. Don't expect that to be a root. Even if you hold on to a gulab, hold on to a rose, there is a lot of pressure Mr. Nehru hold on to, because that is a time when India was a predominantly a rural society. When rural societies are more cheaply are a more self-sustained society. That is not the case with the Prime Minister Modi. Prime Minister Modi governs over a million acres of urban land. Urbanization is growing. New Chandigarh is growing. New Faridabad is growing. Delhi has gone to Meerut. The NCR region now has district of Uttar Pradesh, district of Rajasthan, district of Haryana, and district of that far too many districts. So you cannot just expect the urban population to say oh and is be happy about it. The hung ho about a society which is predominantly urban is a problematic issue for the Prime Minister, and because it's not a self-sustainable model to have a urban economy. Gandhi used to say